एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो तीन बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे वो ये थे कि अगर पेपर आउट हो जाता है, हमने इतनी मेहनत करी है तो क्या होगा। एक बच्ची बोलती कि हमारा जो है वो इंटरनल मार्क्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, टीचर खड़ूस है, टीचर ने मार्क्स नहीं दिए तो क्या होगा। तीसरा भी ये अंशिका बोल रही है कि 2 दिन से ज्वाइन नहीं कर पा रही क्लास। तो सभी के आंसर ज्यादातर मैं एक ही चीज दे रहा हूँ, वो है जो चीज आपके बस में नहीं है उस पर क्यों ध्यान दे रहे हो। पेपर आउट होता है नहीं होता है, आपके बस में है क्या वो चीज? आपके बस में नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। इंटरनल मार्क्स टीचर देगा, कम देगा ज्यादा देगा, आप कुछ कर सकते हो क्या उसमें? आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जितने उसको देना है वो देगा ही। तीसरी बात, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, नेट नहीं चल पा रहा है। भाई साहब, मैं क्या ही कर दूं उसमें, हमारे बस में नहीं है वो। कुछ चीजें प्रकृति के बस में होती हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो प्लीज जो हमारे बस में नहीं है उस पर ध्यान देना बंद करो। हमारे बस में जो है उस पर फोकस करो। पेपर आउट हो जाएगी उसकी चिंता मत करो। आपके जो इंटरनल मार्क्स होंगे उसकी चिंता मत करो। आपके बस में पढ़ाई करना, आप वही अच्छे से कर लो ना यार, बस। बाकी की फिक्र क्यों कर रहे हो उसकी? जो आपके बस में नहीं है उसकी फिक्र करना बेकार बात है। आपको फिक्र करके कुछ मिलेगा नहीं, फिक्र उसकी करो जो आपके बस में है। आप पढ़ सकते हो जो चीज, उस पर पढ़ो। वही ज्यादा बेहतर है, वही आपके कंट्रोल में रहेगा, वही चीज अच्छी है आपके लिए। तो मानवीकरण अलंकार क्या होते हैं? अलंकार पढ़ने से पहले अलंकार की परिभाषा क्या होती है वो कोई सुना देगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जय गुरुदेव भैया। जय मानव के गुरुदेव। हृदय मानव के हृदय की अनुभूति में कलात्मक भाषा में हुई अनुभूति अभिव्यक्ति ही। सॉरी 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 भैया, मैंने काव्य सुना दिया। हम्म। अलंकार मतलब होता है, उसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण। इसको सुनने या इसमें करने में मतलब वो होता है वो होता थोड़ा है भैया। ये काव्य काव्य की की शोभा शोभा बढ़ाने बढ़ाने वाले वाले शब्दों को सीधी सी भैया बात है, वो सिंपल से डेफिनेशन मतलब है। वो हो हाँ गया, हाँ हाँ, मैं डिस्प्यूट हो गया। समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। साधारण सी बात है। अलंकार का शब्द होता है, अलंकार मतलब आभूषण। अलंकार मतलब आभूषण। तो ऐसे शब्द जो कि काव्य की शोभा बढ़ा, आभूषण क्या करते हैं? आभूषण सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। कोई लड़की अगर नॉर्मल दिख रही है, उसके बाद अगर किसी शादी में, उसकी शादी में उसको देखोगे तो आभूषणों के साथ उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। और वो चीज काव्य में जिस प्रकार से व्यवस्थित होती है, काव्य में प्रकार से जिस प्रकार से दर्शित की जाती है, जैसे रामचरितमानस में यदि आप पढ़ रहे हो, माता सीता का विवाह हो रहा है और वो किस तरह से उनके सौंदर्य के अभिव्यक्ति की जाती है उस काव्य में। तो वो सुंदरता बढ़ा रहे होंगे वो शब्द वहां पर, कि चांद के समान जो है उनका मुखड़ा दिख रहा था, कमल के समान उनकी आंखें दिख रही थी। तो इस प्रकार से ये तो काव्य की सुंदरता हुई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पूरी पोयम की सुंदरता बढ़ा देते हैं। उदाहरण अनुप्रास से बहुत अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना। उपमा अलंकार से अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। उपमा अलंकार में हम, जैसे मैंने अभी बताया, माता सीता का चेहरा जो है वो चांद की तरह दिख रहा था। कमल के समान, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कशिश होता है, चलता है यार, इतना ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। ये चीजें होती है, आपको डाउट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ गलती हो रही है, चलता है। यहाँ गलती होने के लिए होना, इसलिए तो बुलवाया जा रहा है, इसलिए तो किया जा रहा है ताकि ये गलती दोहराई ना जाए। उसमें इतनी टेंशन क्यों लेते हो? इतनी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। इवन तो अगर एग्जाम में भी गलती होती है, उस गलती को सुधार लो बस। वही हमारे लिए अच्छी चीज है। क्योंकि फाइनल नहीं है कोई चीज, वो नहीं है। ये कोई वो नहीं है कि एक बार लिख दिया तो बस गलत हो गया तो अब लाइफ खत्म, ऐसा नहीं है। लाइफ हमेशा आगे बढ़ती रहती है, सुधारते जाओ, सुधार करते जाओ गलतियों में। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलता रहता है, चलता है, बस सुधारो। लेकिन सुधार जरूरी। अगर आपने गलती दोबारा में करी तो फिर मामला गड़बड़ है, फिर गुस्सा हुआ करो खुद से, या फिर क्षमा याचना खुद से मांगा करो। खैर, मैं ये बोल रहा था कि जहां पर उपमा दी जा रही है, उपमा किसकी दी जा रही है? सॉरी, इकट्ठा बोल दूंगा यार, फिर से मेरे को याद दिला देना, जय है। तो जहां उपमा दी जा रही होती है कि माता सीता का चेहरा चांद की तरह दिख रहा है, तो वहां उपमा
इन शब्दों में क्या होता है, शब्दों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है, उस पोएम को पढ़ने की कला बढ़ जाती है, मतलब रुचि आने लगती है पाठक को उसको पढ़कर। आंखों की तुलना कमल से की जा रही है, तो एक अ, काव्य की जो सिंपल सा अगर बोल देंगे कि आंखें सुंदर दिख रही हैं, और आंखें अगर कमल समान जो है, वो कमल की पत्तियों समान जो है दिख रही, या फिर आप बोल दो चेहरे का रंग जो है वो सुंदर दिख रहा है या गेहुआ दिख रहा है, उसकी जगह अगर बोलते कि चेहरा जो है वो चांद की तरह चमक रहा है, तो वो काव्य में सुंदरता जाती है, पाठक को रोचकता प्रदान करती है ये सब चीजें। और यही सब चीजें जो है वो आभूषण कहलाती है काव्य का, जिसे हम अलंकार कहते हैं। अनुप्रास का उदाहरण तो आपको मालूम ही है, क्यों पलक? हाँ भैया। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण तो पता ही है। हाँ। हाँ, तो वहां पर चावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही थी, तो वो खूबसूरती बढ़ा देगा, काव्य की खूबसूरती बढ़ा देगा। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो कहलाएंगे अलंकार। अब ये केवल सिंपल, धीरे धीरे अलंकारों की जो संख्या है ना वो बढ़ती जाए, और भी हो सकता है आगे और भी बढ़ती जाए। मुझे हिंदी की, या फिर देखो, एक एक बात याद रखो, कोई भी चीज की कमी ही उसकी ताकत होती है, कोई भी चीज की कमी ही उसकी ताकत होती है। यहाँ ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि भाषा की एक कमी मैं बता रहा हूँ। तुम जितने अलंकार पढ़ोगे ना उसके बाद और आगे मिलते जाएंगे, जितने छंद पढ़ोगे उसके आगे और नए नए छंद, एक से एक प्रकार के नए छंद मिलते जाएंगे। तो फिर एक जगह एग्जॉस्ट हो जाओगे, बोले क्या नाटक नोटंकी, कहीं खत्म ही नहीं हो रही ग्रामर, तो एक के बाद एक बढ़ती जा रही। केवल हिंदी नहीं, इंग्लिश के साथ भी ऐसा होगा। बोले कभी इसका यूज यहाँ कर रहे हैं, कभी उसका यूज यहाँ कर रहे हैं, कभी वो बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, खत्म ही नहीं हो रही बात, नए के नए नए चीजें जुड़ती जा रही हैं ग्रामर में, खत्म ही नहीं हो रही। ये कमी है, और यही इसकी ताकत भी है, क्योंकि ये जो ग्रामर में विस्तार हो रहा होता है ना, जो बढ़ रही होती है, उससे भाषा अच्छी होती है। आज क्लास में सुबह मैंने एक चीज बोली आपसे, जो पुराने समय में किसी वस्तु, विषय वस्तु को लेकर काव्य रचना की जाती थी, शब्द सीमित होते थे, ग्रामर सीमित होती थी, उसी सब्जेक्ट को हो सकता है दोबारा आज बनाया जाए, तो आज हमारे पास उसको अभिव्यक्त करने के लिए नए शब्द हों जनमानस में। वो जो नए शब्द होंगे हो सकता है व्याप्त भी हो, वो बहुत आसानी से उसको समझ लेंगे। उदाहरण के लिए कोई इंग्लिश का शब्द ले लो, जैसे कोई काव्य में एक इंग्लिश का थोड़ा सा कठिन शब्द है, नॉस्टैल्जिक फील करना। नॉस्टैल्जिक मतलब कि जैसे कोई गाना सुनते तो अपने पुरानी याद आ जाती कि अरे यार बचपन में ये गाना, जैसे मैंने अभी तुम लोग को उस दिन बताया था कि वो वाला सॉन्ग परफॉर्म करते हैं छोटी क्लास में, छोटी 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 गैया। गैया। हाँ, तो छोटी छोटी गैया जैसे बोला होगा तुमको, थोड़ा सा अपनी अपनी बारे में याद आया होगा ना, कि पुराना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉस्टैल्जिक फील करना। तो ये नॉस्टैल्जिक फील करना है, नॉस्टैल्जिक शब्द जो है वो बहुत ज्यादा लोग बागों में फैल गया, तो बहुत आसानी से उसको समझा जा सकता है। नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है, मतलब भाषा में शब्दों का धीरे धीरे आगे प्रगाढ़ हो रही है भाषा। तो जो विस्तार से हमको परेशानी हो रही है ना ग्रामर में, कि क्या है, इतने सारे अलंकार क्यों है, इतने सारे छंद आगे बढ़ते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे कहीं पर, उस विस्तार से जो हमें परेशानी हो रही है, जो हम भाषा की कमी समझ रहे हैं, वही उसकी ताकत भी है। वो भाषा को सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी है, भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसी उसमें जो है ये अलंकार देखे जाते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो पहले देख रहे हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहां पर मतलब निर्जीव जीवों की तुलना कर देना इंसान से, प्रकृति के अंग पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी पर्वत पेड़ लताएं झरने और पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। भाई साहब, ताल पानी परात भर के ला रहा है, ताल एक निर्जीव जीव है, वो परात में भर के पानी तुम्हारे सामने लाएगा? नहीं, नहीं ला सकता ना। लेकिन निर्जीव चीज जो है वो एक मनुष्य की कल्पना की हुई है। जैसे नॉर्मली हम भारत भूमि बोलते हैं, भारत माता बोल रहे होते हैं, पृथ्वी को एक माँ समझ रहे होते हैं, तो हमने एक निर्जीव चीज की तुलना की हुई है, उपमा दी हुई है उसको किसी मानव की, किसी देवता की। सरस्वती जो है वो विद्या की देवी हैं, और वो देवी जो है वो आपको शिक्षा के लिए शक्ति दे रही होती है। तो वो देवी जो है कोई मानवीय रूप है नहीं, लेकिन हमने उसको मानवीय रूप दिया हुआ है।
ऐसे सभी अलंकार जो हैं जहां पर निर्जीव वस्तु को मानव का रूप दिया जाएगा वो मानवीकरण अलंकार होंगे। उदाहरण बहुत अच्छी है मसे भीगती गेहूं की तरुणाई फूटी आती है। यहाँ गेहूं तरुणाई फूटने में मानवीय क्रियाओं का अनुप्रास है। यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यहाँ वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसे सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। अब यहाँ खुद ही बताओ, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, वसुंधरा बिखेर देती मोती, मोती बिखेर देती है, जमीन जो है वो मोती बिखेर देती है सबके सो जाने पर। और रवि बटोर बटोर लेता है उसको सदा सवेरा, और सुबह जैसे ही होता है रवि जो है वो पूरे मोती जो है वो बटोर लेता है। यहाँ पर पृथ्वी को जो है वो मतलब एक तरह से चांदनी जैसे फैल जाती है ना, तो वो बोले मोती जो है वो फैला देती है वसुंधरा पे, मोती फैल जाते हैं। तो एक इंसान फैलाता है ना मोती, तो है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता, सूर्य जो है उठते से जो है वो सब मोती को बटेर लेता है और सवेरा हो जाता है। तो यहाँ पर सूर्य को एक इंसान की तरह बताया जो बटोर रहा है मोती। ऐसा रियल में हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन एक प्राकृतिक चीज का, एक निर्जीव वस्तु का मानवीकरण किया हुआ, उसको मानव से कंपेयर किया हुआ, मानव की क्रियाकलापों से कंपेयर किया हुआ, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। कितना अच्छा उदाहरण है ना यही। है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। बाकी टफ है, कोई ऐसे उदाहरण ढूंढा करो जो इजी लगे तुमको। बहुत अच्छा सा उदाहरण है ये। आप लोगों ने कोई सा और याद किया हो तो वो भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना अलंकार में जो भी उदाहरण लिखो उसको नीचे एक्सप्लेन जरूर करना। एक टॉपर की कॉपी में उदाहरण तो लिखा ही होगा, उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी किया होगा नीचे। यहाँ वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा उसके सवेरे एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप, मानवीय क्रिया से कंपेयर किया हुआ, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ है। ये वाला उदाहरण रखो, याद रखो, है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी है, थोड़ा सा लग भी रहा है कि भाई कोई है, कुछ चीज लिखी हुई है, सिंपल सा नहीं है, ज्यादा कोई सिंपल नहीं है। ज्यादा सिंपल भी मत ढूंढा करो उदाहरण, थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड का उदाहरण ढूंढा करो। अगर नहीं लगता है तो और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको मानवीकरण के। देखते हैं दूसरी वेबसाइट पे, देखते हैं मानवीकरण का कोई और दूसरा उदाहरण दिखता है क्या हमको। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कितना सिंपल सा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं और कलियां जो है वो मुस्कुरा रही हैं। मानवीकरण का आरोप लग रहा है कि नहीं? फूल को कंपेयर किया हुआ है कि नहीं मानवीय क्रिया से? फूल कभी हंसता है क्या? सोचो फूल हंसने लगेंगे तो कितने बुरे लगेंगे, हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, ऐसा लगेगा कि अपन अंदर घुसे और फूल जो है देख देख के हंसने लगे, ऐसे कि ओ ऐसे करके हंसने लगे, तो ऐसा लगेगा कि अपन को देख के हंस रहे होंगे, अपनी खूबसूरती पर नाज कर रहे होंगे। फूल कभी नहीं हंसते हैं, कलियां कभी नहीं मुस्कुराती हैं। लेकिन यहाँ पर उनके मुस्कुराने से मतलब है उनका एक उनके पौधे का स्वस्थ होना, फूल का स्वस्थ होना दिखाई दे रहा है, हरियाली दिखाई दे रही है, प्रकृति की खूबसूरती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दिखा हुआ मेघ आए बड़े बन ठंड के सबर के, बादल जो है वो मतलब बहुत अच्छे बन ठंड कर आए, सबर कर आए। कभी बादल तैयार होकर आएंगे क्या? लेकिन एक मानव से कंपेयर किया उन्होंने, तो इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। जहां पर निर्जीव वस्तुओं की तुलना जो है मानव के क्रियाकलापों से की जाती है, मानवीय क्रियाओं से की जाती है, उसको बोलते हैं हम मानवीकरण अलंकार। तो आपको जो भी अच्छा लगे उदाहरण, ये अगर इजी लग रहे हैं तो आप ये लिख दो, लेकिन नीचे उसको एक्सप्लेन जरूर करो। ऊपर के उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, ना ही बादलों की, अतएव यह उदाहरण मानवीकरण के अंतर्गत आएगा। है ना? सिंपल सा है, आप चाहो तो जो भी आप लिखना चाहो, अगर आपके पास कोई उदाहरण है, अगर आपने लिखा हुआ तो बिल्कुल लिखो, लेकिन उसको एक्सप्लेन जरूर करो अपनी भाषा में। चलो, ये हो गया मानवीकरण। उसके बाद आता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो वो और देख लेते हैं। मानवीकरण भैया, हाँ। तो फिर ये हिंदी में एक पाठ ऐड नहीं रही, उसमें भी फागुन का किया हुआ है कि कई सांस लेते हो तो घर भर भर देते हो, तो क्या ये हो सकता है मानवीकरण अलंकार? क्योंकि उसमें सांस थोड़ी ना लेता है फागुन। एक बार फिर से बोलो। फाग
एक बार फिर से बोलो, फाग फाग भर देते, क्या बोला? मैंने नहीं पढ़ा है ना, मैंने नहीं पढ़ा चैप्टर, तो मुझे नहीं मालूम। भैया हिंदी में एक चैप्टर है वो अट ठीक नहीं है, रही। अब जो लाइन बोली वो बोलो। जी। हाँ फागुन के बारे में बोलते हैं ना, कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो, तो बिल्कुल उसमें क्या वो मानवीकरण? बिल्कुल बिल्कुल मानवीकरण अलंकार है। फागुन को सांस लेता हुआ दिखाया हुआ है। फागुन सांस ले सकता है क्या? बिल्कुल मानवीकरण का उदाहरण है, बेहिचक लिख सकते हो। फागुन सांस नहीं लेता है लेकिन दिखाया हुआ है, तो बिल्कुल मानवीकरण अलंकार है। उसके बाद हाँ, आप देखो, मैंने कल भी ये बात बोली थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ, ये याद रखो, आप जो अलंकार पढ़ रहे हो ना, उससे अपने चैप्टर में ढूंढना सीखो। उससे आप क्या समझ पाओगे? उससे आप कवि को समझ पाओगे, और कवि के जीवन परिचय रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। आप अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जैसे अब ये इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, तो आप उसको लिख सकते हो कि कवि ने जीवंत स्वरूपों की मानवीकरण किया हुआ है, मानवीकरण किया हुआ है, निर्जीव चीजों का मानवीकरण किया हुआ है, अर्थात मानवीकरण अलंकारों का उपयोग किया हुआ है। तो जब ये चीज पढ़ ली है, तुमने समझ ली है, तो इसको चैप्टर में ढूंढना सीखो। चैप्टर में ढूंढने लगोगे तो फिर स्टैंडर्ड पढ़ाई कर रहे होगे, विशिष्ट पढ़ाई कर रहे होगे, तब जाके। तो ये बिल्कुल सही उदाहरण है। उसके बाद आता है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति अलग अलग है क्या? एक ही है मेरे ख्याल से तो। पुनरुक्ति अलंकार का साधारण सा अर्थ है जहां बार बार शब्दों की आवृत्ति हो। इस लेख में आप पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा, पहचान और उदाहरण। अच्छा, मतलब शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, यदि शब्दों की आवृत्ति, और अनुप्रास में काय की आवृत्ति होती है, दोनों में फर्क क्या हो जाएगा फिर? अनुप्रास में अनुप्रास में वर्णों की वर्णों होती है। की। जी वर्णों की हाँ, आवृत्ति। जी हाँ। जब वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्ण क्या होते हैं? जैसे पु, न, रु, ये वर्ण होंगे। अगर इनकी आवृत्ति बार बार होती है, तो जैसे यहाँ पर परिभाषा, पहचान, पुनरुक्ति, यहाँ पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो तब अनुप्रास होगा। जबकि पुनरुक्ति प्रकाश में शब्दों की आवृत्ति होती है। तो ऐसे सभी साधारण शर्त है जहां पर बार बार शब्दों की आवृत्ति हो। इस लेख में आप, कनक कनकते सोगुने मादकता अधिकाय। जी हाँ, भैया हाँ भैया ऐसे तो यमक अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति होती है बार हाँ हाँ बार। बिल्कुल। यहाँ पर देखो, आगे आगे आएगा, थोड़ा सा वेट करो, देखो लिखो, ध्यान दे। यमक अलंकार में शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि इस अलंकार के अंतर्गत अर्थ एक समान रहता है। तो कनक कनकते सौगुनु सौगुनी में यमक अलंकार हुआ। क्यों? क्योंकि वहां कनक और कनक दोनों का अर्थ अलग निकल रहा है। एक जगह कनक का मतलब हो रहा है सोना, और दूसरी जगह कनक का मतलब निकल रहा है धतूरे से। इसलिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाला जो उदाहरण होगा, वो यमक अलंकार का होगा। तो यहाँ बारीक सी रेखा रहेगी पुनरुक्ति अलंकार में और यमक अलंकार में। और साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन पुनरुक्ति और अनुप्रास में भी हो सकता है। वो कंफ्यूजन मैंने बताया, उसमें वर्णों की आवृत्ति होती है और शब्दों की आवृत्ति होती है। और यमक में दो अलग अलग शब्द बार बार यूज तो किए जाते हैं, लेकिन दोनों का मीन अलग अलग निकल रहा होता है। यहाँ पर सेम सेम मीन निकल रहा होता है। उदाहरण के नीचे देखोगे आप, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरव गरूर। रुको, खड़ खड़ करताल बजा, खड़ खड़ करताल बजा, मीठा मीठा रस टपक टपकता, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सुबह सुबह बार बार रिपीट हो रहा है। उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों परे। कुछ कुछ चीजों का अगर हम वो नहीं आते, कठिन कठिन में, पुनि पुनि मोहि देखाब कुठारू, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो। ये जो है जहां पर बार बार इसकी चीज रिपीट हो रही है, तो उसका मीन भी वही है। डाल डाल अलिपिक के गायन का समा बंधा, मतलब डाल डाल अलिपिक के गायन का समा बंधा, मतलब आ रहा है डाल ही डाल का, मतलब डाल जो होती है ना पेड़ की, उसी से मतलब निकल रहा है, अलग अलग मतलब नहीं निकल रहा है। जबकि कनक कनकते सौगुनी में दोनों कनक का अर्थ अलग निकल रहा था, डिफरेंट निकल रहा था, है ना? तो उसको याद रखिएगा। उसके बाद तो ये पुनः, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है, यह विद्यार्थियों की कठिनाई के स्तर को पहचानते हुए लिखा गया है। इस लेख का अध्ययन विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किया जा सकता है। विश्व के छात्र
पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा। पुनरुक्ति दो शब्दों के योग से बना है, पुनः धन उक्ति, अतः वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो। जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जिस काव्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। जबकि यमक में अलग अलग शब्दों का मतलब अलग अलग निकल रहा होता है ना। तो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान दें, यमक अलंकार में शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि इस अलंकार के अंतर्गत अर्थ एक समान रहता है, केवल शब्दों की वृद्धि होती है। मधुर वचन कही कही परतोषी, उपयुक्त विभक्ति में कही शब्द का एक से अधिक बार यूज हुआ है, इसके कारण काव्य में सुंदरी की वृद्धि हुई है, अतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रामचरितमानस में बहुत जगह देखने को मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा। अगर आप सुंदरकांड पढ़ते हो तो सुंदरकांड में भी कई जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश मिल जाएगा, है ना। तो ये पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मेरा एक फेवरेट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। पता नहीं आप लोग को है आप लोग को अतिशयोक्ति? हाँ भैया। हाँ भैया। मेरा बहुत फेवरेट अलंकार है, क्योंकि अतिशयोक्ति हिंदी काव्य की जान है। अतिशयोक्ति आपको हिंदी काव्य में जबरदस्त दिखेगी, अति दिखेगी। अतिशयोक्ति की भी अति हो जाती है हिंदी काव्य में, बहुत सारी जगह दिखेगा। तो पुनरुक्ति प्रकाश का एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। अगर आपको परीक्षा धन में मिल जाता है तो भी बहुत बढ़िया है, अगर यहाँ पर कोई अच्छा लग जाता है तो उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। शांत सरोवर का डर किस इच्छा से लहरा कर हो उठा चंचल चंचल। तो चंचल चंचल दो बार आ रहा है। हाँ, चाय का सुड़ुप सुड़ुप सब आवाज आए तो थोड़ी सी सह लेना, समझ लो ये सह कर तुम मेरी फीस अदा कर रहे हो। खड़ खड़ करता करता और करूंगा मैं, ठीक है, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो ना सुने। सूरज है जग का बुझा बुझा। कनक कनकते सौगुनी यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश में अंतर बताने के लिए यहाँ पर लिखाया हुआ है कनक कनकते सौगुनी। तो उन दोनों में अंतर है, वो उस पर बात कर चुके हैं हम। एक का स्वर्ण होता है, एक का धतूरा होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण भाई ज्यादा कोई खास मिल नहीं रहे हैं। खड़ खड़ करता करताल बजाता, एक ही रंग रंग के फूल खिले हैं। तो सूरज है जग का बुझा बुझा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सूरज है जग का बुझा बुझा, मतलब कोई समझेगा? सूरज है जग का बुझा बुझा। सूरज है जग का बुझा बुझा। जग का सूरज बुझा बुझा है, मतलब कि दुनिया उदासी के बारे में चर्चा हो रही है। उदास दिख रहा है थोड़ा सा, जग जो है उदासी छाई हुई है, मायूसी छाई हुई है, उसको बोलेंगे सूरज है जग का बुझा बुझा। सूरज है जग का बुझा बुझा। और कुछ एक और कोई सा अलंकार था? दो तो हो गए मेरे ख्याल से, समझ में भी आ गए होंगे। मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश, सेम है पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति। और कोई सा भी था क्या? बाकी तो तुम्हारे सरल वाले होंगे, इजी वाले। हाँ भैया हो गए वो तो। और किसी को अलंकार में, कोई सा अलंकार में उदाहरण अगर कठिन लग रहा हो कोई सा, तो बता दो मेरे पास। यहाँ पर ढूंढेंगे ना तो एक आध ने अच्छा उदाहरण बता दूंगा, याद हो जाएंगे। कोई सा टफ उदाहरण हो किसी चीज में, उदाहरण अलंकार में, छंद में, किसी भी चीज में उदाहरण भैया। टफ लग रहा। हाँ भैया छंद। भैया रस का। रस के उदाहरण कौन से हैं? भयानक रस। भयानक रस, भयानक भय की प्राप्ति होना चाहिए। आप उसमें भयानक रस में देखो, एक देखते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। मेरे को वैसे याद होना चाहिए एक आध, लेकिन देख लेते हैं। भयानक रस में जटाटवी गलत जला नहीं लिख सकते क्या? भयानक रस देखते हैं अपन, भयानक रस का कोई ना कोई तो मिल जाएगा। आप लोग को कौन सा लिखवाया है? भैया हाहाकार हुआ। में अरे कठिन इतना वचन अच्छा जो तो होते है। हैं, हाहाकार वे हुआ, वो लिख- याद कण नहीं में। रहता। अरे यार वो अच्छा था। अच्छा एक ये बात easy समझते भैया हो? एक और है मेरे पास, बहुत इजी है। हाँ, तो अपनी बहन को ही नहीं बता पाई हो, बताओ। भैया उसने पूछा ही नहीं, मुझे क्या पता, वो मुझसे कुछ पूछती ही ठीक नहीं है, ठीक मैं ठीक, उसको अभी बता अभी देती बता, हूँ। अभी बता दो।
एक और रसगर लखई एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। मुझे अच्छा लगा। अच्छा तो है भैया, लेकिन इसका अर्थ मैं समझा दूंगी कॉल पे। हाँ ठीक, बढ़िया। दोनों ने पढ़ लो आपस में। यहाँ पर ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं, अलंकार या रस पढ़ रहे हो जब, तो आई होप आपको स्थायी भाव, आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव संचारी भाव पता हो। ये क्या होते हैं? पता है भैया। भाई साहब ये रस से, ठीक है, ये रस इन्हीं से मिलकर बने होते हैं और ये पूछे जा सकते हैं आपसे। हाँ भैया ना, वो बोल दो भाई। हाँ, ये आलम्बन विभाव नहीं पता, बाकी तो पता है। मैंने पढ़े थे। हाँ भाई, मैंने क्यों नहीं पढ़े, मैंने पढ़े थे लेकिन मैं भूल गया हूँ। मैंने पढ़ाए थे। अच्छा, मैंने पढ़ाए थे, मैं पढ़ा चुका हूँ ये चीज। हाँ जी भैया, पढ़ा चुके हैं। जब 12th को पढ़ाया भैया होगा तो आपको याद पक्के में। नहीं है? हाँ नहीं, मैंने 12th को पढ़ाया होगा तो उस टाइम मान सकता हूँ मैं। नहीं भैया, मैंने आपने हमें भी रिपीट कर पढ़ाए दिया थे, होगा। मुझे पता है तो फिर पढ़ाए होंगे ऑनलाइन में। हम्म। ठीक है। तो जो भाव होते हैं, हाँ मैंने बताया तो है, मेरे को याद है भाव जो हम, शायद मैंने जब बताया होगा ऐसा भी बताया होगा कि हिंदी काव्य में भाव जो ये अनुभूति की जाती है, ये रस की अनुभूति इसलिए करवाई जाती है ताकि किसी के साथ, जैसे मान लीजिए कुछ दुख प्रकट हुआ, तो वो दुख जो है वो कोई दूसरा व्यक्ति कब फील कर सकता, उसके साथ जब घटित होगा तभी फील करेगा क्या? नहीं। तो वो काव्य हमको वो भाव महसूस करवाने के लिए उस काव्य में रचना की जाती है। जैसे मान लीजिए युद्ध के टाइम जो है वीर रस की प्राप्ति होती है, जो लड़ाई कर रहे होते हैं, तो हमको वीर रस की प्राप्ति के लिए युद्ध करना पड़ेगा क्या? नहीं, हम पढ़कर भी कर सकते। इस तरह से बताया होगा मैंने। तो भाई साहब ये रस के अवयव जो है वो पता तो होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। लेकिन यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं पूजा के लिए एक। बाघ ब्याल विकराल रण, सूनो बन ग्रह देख, जे रवार अपराध। ये इसने अभी इसने जो बोला था ना वो ये वाला था। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ये छोटा वाला है, अच्छा है, बाकी से तो। अखिल यौवन के अंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल केंचुली कांस से बार। थोड़े से टफ है, इनसे तो अच्छा वही है यार। क्या बोलते। भैया। हाँ। भैया एक और है, हो सकता है वो इजी लगे, भैया मुझे याद है। हाँ पूजा, 2 मिनट पूजा को बोल। वो तो सभी, लेकिन थोड़ा अलग भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, नहीं पूजा, इसमें अलग नहीं जाना चाहिए। इसमें अलग एकदम से करने के चक्कर में गलती हो जाएगी और मार्क्स कट जाएंगे बेटा। कोशिश करो। इसमें क्या होता है, जो हम जो उदाहरण सब लिख रहे होते हैं वही लिख रहे होते हैं तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा अलग करने के चक्कर में जाएंगे तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप रिस्क ले रहे होगे बहुत बड़ी मार्क्स के चक्कर में। और वो रिस्क लेना देखो लाइफ में जरूरी होता है, लेकिन ऐसी जगह रिस्क लेना जरूरी नहीं होता जहां पर आप गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आपके रिस्क मतलब ये फालतू की रिस्क ले रहे होगे आप। अगर सब लोग लिख रहे हैं और आप ये सोच रहे हो, मैंने पहले ही बोला इस चीज को क्लास में, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सब तो लिखेंगे हम भी ये लिखेंगे, तो यहाँ पर रिस्क ले रहे होगे आप। जो आप उदाहरण याद किए हुए हैं जो इजी हैं, अगर वही लिखते हो तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और कुछ नया उदाहरण करने की सोचते हो तो हो सकता है, चांसेस है वो उदाहरण टीचर ने भी ना पढ़ा हो, वो 4 नंबर में से 1 नंबर जबरन में काट ले आपका। तो ऐसी चीज में आपको जो जन जन में फेमस होते हैं उदाहरण, वही लिखना ज्यादा बेहतर रहता है। आप जबरन की रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ये चीज कहाँ करना चाहिए, ये चीज करना चाहिए निबंध में।
निबंध में आपको लोगों से हटकर कुछ करना चाहिए ट्राई, क्योंकि निबंध जो है वो स्वच्छंद रचना होती है, मन से लिखी जाती है, और उसमें आप जितना अलग करोगे दूसरे से आप उतनी बेहतर सिद्ध होगे। लेकिन अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो, रस अलंकार के उदाहरण की बात करते हो, तो जनमानस में लोकप्रिय उदाहरण ही लिखना ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आप जबरन की रिस्क ले रहे होगे, हो सकता है टीचर ने उदाहरण ना पढ़ा हो, जबरन के मार्क्स काट ले वो आप, है ना। तो यहाँ पर रिस्क मत लो बिल्कुल भी। अच्छा है वो वाला उदाहरण, चाहो तो वही लिख सकते हो, कोई वैसी बात नहीं। अगर आपको अंशिका का यार उदाहरण अच्छा लगा तो ये भी अच्छा है। एक और अजर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पद्यो मूर्छा खाए। पद्यो नहीं होना चाहिए, पढ़्यो होना चाहिए, पढ़्यो, पढ़्यो, पड़ा हुआ है मूर्छा खाए हुए। कोई भयानक रस है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टफ ही होगा। हाहाकार हुआ कंदन में, कठिन वज्र होते थे जो, हुए दिगंबर भीषण रथ। देखो ये रामचरितमानस का है, मंदोदरी के भय को उद्घाटित किया हुआ है। मंदोदरी के भय को उद्घाटित किया गया है, उनमें श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, करहि अनीति जाई न बरनी, सीतहि देखे विप्र धेरु सुर धरनी। तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है। तो मुगलों की रानियों को उद्घाटित किया गया है, ऊंचे महलों में रहती है लेकिन डर के साय में। हनुमान की पूंछ में लगना सकिया, लंगा सारी लेकिन गए निशाचर भाग, ये भयानक रस का है। भैया अतिशयोक्ति का है। नहीं जरूरी नहीं है एक ही रस की प्राप्ति हो किसी उदाहरण में। हनुमान नहीं की भैया वो पता है मुझे, लेकिन वो सुना ही नहीं है ना कभी इसमें। हाँ भयानक रस में मेरे को भी थोड़ा सा अजीब लगा। खैर अच्छा है। पूजा कोशिश करना वाला लिखने की, अगर नहीं हो तो यार अंशिका एक और बता देगी, उसको उससे बात कर लेना एक बार, क्योंकि इसमें ज्यादातर टफ ही लग रहे हैं दिखने में। और कोई सा भयानक रस का हो गया। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो। मैं रस के भाव पढ़ा देता हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भैया 2 मिनट, वो है ना, मुझे तवा तवा समान तपती धरती का अलंकार, कौन से अलंकार का उदाहरण है वो तवा पूछना है मुझे। समान तपती धरती, ता वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। भैया वो होगा ना उपमा, तुलना भैया की जा रही उपमा है। का है। दोनों हो भैया सकते हैं। कहाँ हो रही है उसकी ताकी आवृत्ति? तवा समान तपती धरती नहीं हो रही। तवा समान तपती धरती 2 बार ही हुई है, 2 से ज्यादा बार नहीं हुई है। भाई वो तो लगातार में होता है ना, जैसे लगातार तावड़ की आवृत्ति हो रही है नहीं तब ऐसा वो नहीं गान है, ऐसा प्रासंगिक नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार फिर से ज्वाइन है। करो, बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से ज्वाइन करो।